Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics, and today I am back with another amazing lecture on relations. Okay, and it is of class 12 CBSE बोर्ड, ये सभी जानते हैं. सो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कुछ NCERT एग्जाम्पल्स करेंगे. किससे रिलेटेड? जो अब तक के टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ NCERT एग्जाम्पल्स करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है. इक्विवेलेंस रिलेशन तक हमने पढ़ा था, सो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे एंड एग्जाम्पल भी हम NCERT का ही करेंगे. ओके, क्योंकि उससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी एंड आपको क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे कि एक रिलेशन को कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकें. ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन तो हम शायद पहले पढ़ लेना चाहिए था ना, बट पहले क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अभी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे. ओके, कई फॉर्म्स में आएंगे, ज़रूरी नहीं है सिंपल से तरीके से आ जाए. तो इसीलिए मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन आपको अभी तुरंत बताऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए. सो एंड इसके बाद इन्वर्स क्या होता है रिलेशन का, ये हम करेंगे. सो आज के लेक्चर में हम इतना करेंगे. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो सके इसके लिए आप इसे शेयर कर दीजिएगा. एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है इस लेक्चर में या किसी अनदर लेक्चर से रिलेटेड, देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, एंड मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए, अगले लेक्चर्स जितने भी आने वाले हैं उनकी फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऑलराइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अपनी अपनी NCERT बुक्स अपने सामने रख लें, क्योंकि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे रीड करूँगी. ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे लिखूँ पहले, उसके बाद सॉल्व करूँ. ओके, सो सबसे पहले आप एक काम करिए, अपनी NCERT बुक निकाल कर अपने सामने रख लीजिए. एग्जाम्पल लाइन वाइज मैं करती जा रही हूँ. पेज नंबर 2 पर आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 जो गिवन है उसे मैं सबसे पहले कराने जा रही हूँ. यहाँ पे ये लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल. ठीक है, ए एक सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल. एक बॉयज़ स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे बस लड़के पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों का ये सेट है. ओके, सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है. शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू A comma B such that A is sister of B. A sister of B is empty relation. इसे हमें क्या शो करना है कि ये empty relation है. एंड R dash एक और है रिलेशन, R dash is equals to A comma B, the difference between heights. इसमें हाइट दी हुई है कि एक से दूसरे बच्चे की जो हाइट है वो 3 मीटर से कम है. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी, कोई भी दो बच्चे हैं या कोई भी दो लड़के हैं आप कह सकते हैं, इज लेस देन 3. ऑलराइट, 3 मीटर्स यूनिट होना ज़रूरी है. राइट, सो मैं यहाँ पे अब देखो आपको क्या बता रही थी. एक और चीज़ मैंने बोली थी अभी आपको इंट्रो में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन भी ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको आ गया. इसी टाइम पे मैं जस्ट उसे क्लियर कर देना चाहती हूँ. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, देखो किसी भी रिलेशन को आप या तो ऐसे देखते हो, आर है इज इक्वल टू, आपने लिख दिया, मान लो लिख दिया 1, 2, 3, 4. ओके, इस तरह से लिख दिया. एक ये तरीका हो गया. आपने इस तरीकों को क्या नाम दिया है? इसको दिया है रोस्टर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हो? रोस्टर फॉर्म में
सेट में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि कोई टॉपिक इतना समझने वाला नहीं है ना, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको तब भी समझना ज़रूरी है कि यूज़ होता है ना इसका, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन होता है एंड तब आपको समझ में नहीं आया अरे ये क्या आ गया। ओके, सो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म इस तरह से होता है जब हम अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, ठीक है, रिलेशन भी एक तरह का सेट ही है, तो उसमें हर एलिमेंट को अलग अलग कॉमा करके लिख देते हैं। ओके, अब अगर हम इस तरह से लिख दें, मान लीजिए r इज इक्वल टू, इस तरह से लिख दें कि r इज सच दैट कि यहाँ पे r हो गया a कॉमा b सच दैट आपका b इज इक्वल टू a प्लस 1, अगर ये कर दूँ मैं, ठीक है, इस तरह से, इसको अगर इस तरह से कर दूँ, सो यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो एक वो था, मैंने सॉरी यहाँ पे बना के नहीं लिखा, एक सेट है यहाँ पे, ये तो a इज इक्वल टू सेट, ठीक है, यहाँ पे ये सेट है, r नहीं है, सो अगर इससे r बनेगा तो r आप कैसे बना सकते हो, r विल बी इक्वल टू व्हाट, 1,1 इस तरह से कुछ बनेगा, 1,2 कर सकते हो इस रिलेशन को, फिर 2,3 करोगे, फिर 3,4 करोगे, है ना, इस तरह से कुछ बना सकते हो। तो मैंने इसी तरह से बना दिया रिलेशन को। ओके, सो आप ये देखो हर एक रिलेशन का हर एक एलिमेंट क्या है, कॉमा से हमने डिवाइड कर दिया है। ये एक सेट है, सेट में पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म इस तरीके का होता है। अच्छा, अब रिलेशन को भी, रिलेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेट ना, उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं, सो इसे हमने कॉमा से क्या किया है, कॉमा से किया है, अलग अलग करके लिख दिया है, बट इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जबकि अगर हम उसे इस तरह से लिख दें, कोई स्टेटमेंट उसके लिए बना दें या कोई फॉर्मूला उसके हर एलिमेंट के लिए बना दें जो उसके हर एलिमेंट पे क्या हो, एप्लीकेबल हो, ठीक है, तो यहाँ हमने कह दिया ए बी इस तरह से है कि ए बी इज सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे b क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ये 2, ठीक है, इन यहाँ पे a की जगह पे हमने 1 रखा, तो 1 + 1 विल बी 2। प्रूफ हो रहा है ये कि सही है। ऐसे ही यहाँ पे 3, b की जगह 3 रख दो, a की जगह 2 रख दो, 2 + 1 विल बी व्हाट, 3। ये भी प्रूफ हो रहा है। 3,4 इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप b की जगह पे 4 रख दो एंड a की जगह पे 3 रख दो, 3 + 1 4। ओके, क्लियर है, मतलब कि एक रिलेशन को यू कैन रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, दैट इज आपका रोस्टर फॉर्म। लिख देती हूँ यहाँ पे, पूरा स्टेटमेंट ही लिख दूँ कि वो करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चलो लिख ही देती हूँ, लिखने की तो वैसे ज़रूरत थी नहीं। लिख देती हूँ, अ रिलेशन कैन बी represented in two forms, क्या हो गया, पहला ये हो गया आपका पहला रोस्टर फॉर्म, समझ गए आई थिंक सब लोग, कॉमा लगा के लिखते हैं हर एलिमेंट के बीच में, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया आपका, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख दीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। आई थिंक लिख लिया है सभी ने। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन वाज कि अगर एक सेट है, उसमें क्या है, पूरे एक बॉयज़ का स्कूल है, उसमें सारे बॉयज़ उस सेट में रख दिए गए हैं, तो उसमें दिया हुआ है एक रिलेशन, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही गिवन है, इट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। सो a, b, a इज सिस्टर ऑफ b। अब आप ही बताओ कि उसमें अगर किन्हीं दो स्टूडेंट्स को या एलिमेंट्स को आप ले लो उस स्कूल के, तो आप ये बताओ वो दोनों एक दूसरे की बहन हो सकते हैं, दो लड़के कभी किसी एक दूसरे की बहन हो सकते हैं क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। सो this relation is not possible, that means this relation will be empty। okay, यहाँ पे क्या given है कि एग्जाम्पल 1 में कि हाँ आपको यही प्रूफ करना है, a is given by r equals to a, b, a is sister of b is the empty relation। empty relation बिल्कुल होगा,
एम्प्टी रिलेशन मतलब इस रिलेशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के, दो स्टूडेंट्स के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अरे भाई, दो लड़के एक दूसरे की बहन नहीं हो सकते, ओके, दैट इज वाई इट इज़ द एम्प्टी रिलेशन। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दोगे, यही जो रीज़न मैंने बोला इसी को आप स्टेटमेंट वाइज लिखकर यहाँ पे लिख दोगे, r इज इक्वल टू 5, ओके, दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट प्रूफ करना है कि r डैश यहाँ पे गिवन है a कॉमा b, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ a एंड b इज लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। अब हर एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसके बीच में हमने एक रिलेशन ये डाल दिया है, जो भी, अब दो बच्चों को खड़ा करो, ठीक, उनके बीच एक रिश्ता ये बनाओ कि एक की हाइट दूसरे से 3 मीटर कम ही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ये है कम होने की बात नहीं है, गैप जो डिफरेंस बिटवीन है दोनों की हाइट का वो 3 मीटर से कम होगा। सो ऑब्वियस, इट इज़ बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा ना, हर दो स्टूडेंट आप लोगे उन दोनों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा, उससे ज़्यादा 4-5 मीटर 6 मीटर थोड़े ना किसी की, दो लोगों की हाइट के डिफरेंस होता है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। बच्चे की भी हाइट इतनी नहीं जाती है, किसी बच्चे से भी आप वो करो, फिर तो वो सेम एज के बच्चे सब पढ़ रहे होते हैं, ये चीज़ है। सो यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल क्यों होगा, क्योंकि ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनके, आप पूरा एक, आपने पूरा बॉयज़ हॉस्टल लिया, उसमें रिलेशन बनाया सारे बच्चों के बीच में, यही वाला, ठीक है, तो सबके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई इट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। आई थिंक समझ में आ गया है सभी को, ओके। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए बुक में, कि इट इज़ ऑब्वियस दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज़ टू बी लेस देन 3 मीटर्स, दिस शोज दैट r डैश इज इक्वल्स टू a क्रॉस a इज द यूनिवर्सल रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ओके। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि r डैश यहाँ पे a क्रॉस a होगा, ये समझने वाली बात है। a क्रॉस a मतलब अपने ही स्टूडेंट से तो वो बनाएंगे, अपने ही, एक बच्चा अपने स्कूल का लिया तो दूसरा भी अपने ही स्कूल का लिया ना उन्होंने, और फिर बीच में हाइट को देखा कि डिफरेंस क्या है, ऐसे हर के बीच में आएगा। जितने भी आपके एलिमेंट्स आप बना लोगे ए क्रॉस ए के अंदर, जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे सबके अंदर, सबके बीच में वो हर ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो ये चीज़ फॉलो करेगा, ओके, एंड इट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। इसमें जो एग्जाम्पल 2 गिवन है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ R a relation in T given by R equals to T1 T2, T1 is congruent to T2, show that R is an equivalence relation। अब इसमें जो ये वाला एग्जाम्पल है, मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के जस्ट बाद ये कराया हुआ है, ओके। सो इसे आप वहीं से जाकर देख लो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। सो उसी में जाकर आप देख लीजिए, इसे मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है पिछले लेक्चर में। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं, ओके। एग्जाम्पल 3 सब लोग एक बार अपने आप से रीड करिए। इसमें कुछ लाइंस के बारे में गिवन है, आई थिंक लाइंस के बारे में बता रहा है, कुछ लाइंस से रिलेटेड इसने कुछ रिलेशन बना दिया है। इसमें क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, L बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन है उसमें सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, सारी कुछ लाइंस हैं उसमें बना दी गई हैं, उनका सेट बना दिया गया लाइंस का, एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू, अब रिलेशन हम लिख देते हैं। अब देखो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही है, ये भी एक सेट बिल्डर ही फॉर्म है। सो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इससे ले आना ज़रूरी था, तो छोटी सी चीज़ थी, मैंने इसलिए बता दी। अब देखो R इक्वल्स टू L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सो यहाँ पे है शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है,
सिमेट्रिक तो है, क्या लिखा हुआ है, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब ये सिमेट्रिक क्यों है एंड रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, अब देखो कोई एक लाइन लो, ठीक, रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन इज दिस, रिलेशन इज दिस, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है, ओके। सो यहाँ पे सिमेट्री में देख लेते हैं सबसे पहले, सिमेट्री। अब इसमें देखिए सिमेट्री में ऑब्वियस है ये बात पूरी तरह से कि सिमेट्री में क्या होता है, आप इसका पहले फॉर्मूला रिवाइज करो, जो उसमें कंडीशन दी होती है वो रिवाइज करो। क्या होता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय अ रिलेशन देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए बाय दैट रिलेशन ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो, इट इज गिवन दैट, it is given that L1 is perpendicular to L2 and यही चीज़ इम्प्लाई करती है कि L2 is perpendicular to L1। ऑब्वियस सी बात है, आप लाइन ड्रॉ करो, एक दो लाइन, ये L2 है, ये L1 है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दैट्स वाई ये लिख देंगे therefore R will be symmetric, okay, R will be symmetric। अब फटाक से करते हैं, ये तो समझ में आ गया, अब तुरंत करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव बताइए तो ज़रा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद से रिलेशन बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी सेट का हर एलिमेंट अपने आप से जो गिवन रिलेशन है वो बनाना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय द गिवन रिलेशन, जो भी रिलेशन गिवन है। अब आप ये बताओ कि जो लाइंस हैं, ठीक है, सेट ऑफ लाइंस हैं, तो क्या हर लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं बात करूं, अगर एक लाइन है L1, सो ये लाइन L1 अपने आप से क्या है, अपने आप से ही परपेंडिकुलर है, नो इट इज़ नॉट, ठीक है, ये नहीं है। सो इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो आप कि इट इज़ ऑब्वियस दैट a line cannot be perpendicular to itself, therefore the given relation is not reflexive, इधर लिख देती हूँ, ओके। ये नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गई है बात तो। उसके बाद हम ट्रांजिटिव करते हैं कि ट्रांजिटिव में क्या होगा। सो आई थिंक नोट डाउन कर लिया सबने, है ना। रिफ्लेक्सिव अगर नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव में भाई क्या है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन सबसे पहले याद करो। यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव की, कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब कि यहाँ पे हम ये थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूँ, L1 L2 इज एलिमेंट ऑफ आर, मान लिया मैंने, ठीक है। एलिमेंट ऑफ आर, L1 L2 इज एलिमेंट ऑफ आर, इसका कहने का ये मतलब है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ओके। लाइकवाइज L2 L3 मैं ले लूँ कोई एक रिलेशन फिर से, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर फिर से ले लिया, एंड L2 इज रिलेटेड टू L3 बाय दैट रिलेशन ओनली, दैट मीन्स L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये हो गया। अब ये दो चीज़ें हमने ले ली, यहाँ पे वही चीज़ है, A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। अब A इज रिलेटेड टू C बाय दैट रिलेशन ओनली, ये देखना है हमें, ठीक है। यानी कि अब ये बताना है कि क्या, ये चेक करना है कि क्या L1 इज रिलेटेड टू L3, ये है, ये होगा ऐसा,
अब ये चेक करना है, ये मैंने लिख नहीं दिया है, चेक करना है इसे अभी, बस अभी लिखा नहीं है मैंने उसे। सो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि हियर L1, L2 इज एलिमेंट ऑफ R, मान लिया हमने, एंड L2, L3 इज एलिमेंट ऑफ R। अरे भाई ये भी ऑब्वियस है कि कई सारी लाइंस होंगी, जैसे L1, L2 एलिमेंट ऑफ R है, वैसे ही L2, L3 भी एलिमेंट ऑफ R होगा, मतलब L2 भी परपेंडिकुलर होगा L3 के। ऐसी 2 लाइंस और होंगी, ओके, ऐसी कुछ होंगी लाइंस, ये भी हो सकता है। अब आगे देखो, तो क्या L1 implies that L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, ठीक है, बट तो ये क्या इम्प्लाई करता है? अब ये इम्प्लाई करता है कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। अब ये कैसे हो गया, ये हादसा कैसे हो गया? तो आप ये हादसा ऐसे हो गया कि मान लेते हैं हम सबसे पहले L1 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने L2 लाइन फिर से ड्रॉ की, मान लो ये बीच वाली जो है वो L2 है, ओके। सो हमने ये रिलेशन बनाया था कि L1 इज़ रिलेटेड टू L2, तो परपेंडिकुलर है भाई, हो गया। ऐसे ही L2 L3 से है, सो हम L3 से बना लेते हैं, L2 L3 से है, ठीक है। सो अब क्या आप दोनों आप सब लोगों को ये दोनों लाइंस दिख रही हैं कि L1 L3 पैरेलल दिख रही हैं, परपेंडिकुलर नहीं दिख रही हैं, ठीक है। एंड पैरेलल हो चाहे ना हो, आप ये देखो परपेंडिकुलर तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो ये रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है L1 L3 के बीच में, ओके। सो दिस थिंग इज रॉन्ग, दिस डजंट एग्जिस्ट, सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, therefore R is not transitive, R is not transitive, alright। सो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। आई थिंक कर लिया सबने नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 4, सब लोग उसे रीड करिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है बुक में, रीड इट आउट फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय R इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. ओके चलो सबसे पहले सेट लिख लेते हैं। हमारा सेट क्या गिवन है? सेट है A is equal to 1, 2, 3। ऑलराइट, A आपका सेट आप पहले लिख लो, सेट 1, 2, 3 है गिवन बाय R। R इज इक्वल टू, अब इसके बीच में रिलेशन बना, रिलेशन क्या है 1, 1। आप लोग तब तक दिमाग लगाओ, अगर नोट नहीं कर रही हूँ मैं, जब तक क्वेश्चन नोट कर रही हूँ तब तक दिमाग लगाओ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना होता है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करना है हमें। सो इसमें देखो, क्या हर एलिमेंट सेट A का अपने आप से रिलेटेड है रिलेटेड? 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है। सो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो क्लियर है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखो, फिर कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है वो लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट इज कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक है कि नहीं एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करना है। इसमें दिया है कि प्रूव करना है कि ना ही सिमेट्रिक होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। सो सिमेट्रिक के लिए बात आती है तब हम करते हैं ये चीज़ कि सिमेट्रिक के लिए लिख देती हूँ मैं, सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के लिए क्या है ये देखो, 1, 1
ए कॉमा बी, इसमें क्या होता है, ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन बी कॉमा ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, है ना, ये चीज़ होती है। सो ए कॉमा बी 1,1 इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, तो अब उसी का उल्टा करोगे तो 1,1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पे ये फिनिश, ऐसे ही 2,2 के लिए भी 3,3 के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे एक्स वाई यहाँ पे एक ही जैसे हैं, सो इसके अंदर तो आएगा ही, फॉलो करेगा। 1,2, अब 1,2 को देखो कि 1,2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, अब इसी का उल्टा कर दो, 2,1, 2,1 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हो here 1,2 is element of R but 2,1 is not element of R, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट से कर सकते हो या फिर 2,3 का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें क्या है, 2,3 है, ठीक है, बट 3,2 यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से ये क्या हो रहा है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। लास्ट में लिख दोगे हेंस फॉर दिस रीजन, आप रीजन बताओगे पहले, उसके बाद लिख दोगे हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नाउ ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांजिटिव के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है, इसके लिए भी समझ में आना ज़रूरी है। इसके लिए तो दो चीज़ें होती हैं कि भाई कंडीशन नहीं भी कर रहा है तब भी ट्रांजिटिव है, और करने के बाद लास्ट वाली जो चीज़ होती है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक, अगर वो हो रही है तो ट्रांजिटिव है। सो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। सो इसकी कंडीशन पहले लिख लीजिए, इफ़, हमेशा लिखो, इसको लिखो, क्वेश्चन में भी आप सॉल्व भी कर रहे हो तब भी लिखो, इसलिए लिखो बिकॉज, हाँ तेज़ी से थोड़ा सा लिखो बिकॉज आपको याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने आप से फिर उसको सेटल कर लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो लिखना, नहीं लिखना। ओके, इफ़ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कॉमा सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, ये है, देन ए कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ये कंडीशन है भाई। अब इस कंडीशन को कैसे हम वो करें, फुलफिल करें, यहाँ पे देखो ए कॉमा बी मान लो 1,1 को मान लो, बी कॉमा सी आपका भी 1,1 हो गया मान लेते हैं। सो ए कॉमा सी क्या हो पाएगा, मान लो आपने 1,1 इससे ले लिया, फिर 1,2 इससे ले लिया, तो 1,2 है, बिल्कुल है, चलो इसके लिए फॉलो हो रहा है। ऐसे ही 2,2 के लिए, 2,2 के लिए उसके बाद 2,3 आ गया, सो 2,3 भी है यहाँ पे, टिक। अब 3,3 के लिए करते हैं, ए बी है, अब यहाँ बी है तो 3 के साथ कुछ और होना चाहिए, 3 के साथ क्या है, कंडीशन ही नहीं बन रही है भाई। ए कॉमा बी अगर हमने 3,3 को ले लिया, देन बी कॉमा सी, बी कॉमा सी किसे लेंगे, एक तो 3 को ले लेंगे, ठीक है, 3 पहले होना चाहिए, तो मान लो इसी को ले लिया हमने, ये फिर से यही बन गया 3,3, ठीक, तो 3,3 बन गया। फिर से जब वो बी कॉमा सी बनेगा तो ए कॉमा सी फिर से आएगा 3,3, है ना, आई थिंक समझ रहे हो सब लोग। तो इसके लिए तो चलो हो गया काम। अब 1,2 के लिए सोचो, अब ए कॉमा बी के जगह पे अगर वी राइट 1,2 लिख दिया, सो आपका बी कॉमा सी क्या बनेगा, 2,3 बनेगा, बी कॉमा सी तो आपका 2,3 बनेगा ना। अब ये 2,3 जब बनेगा, 3 दिख रहा है, 2,3 जब बनेगा, सो यहाँ पे आपका है कि 1 and 3 रिलेटेड होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए एलिमेंट। क्या है एलिमेंट, दिख रहा है, ए शुड बी रिलेटेड टू सी ना, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ए शुड बी रिलेटेड टू सी, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, 1,3 तो कोई ऑर्डर्ड पेयर दिख ही नहीं रहा है। सो यहीं से हमें पता चल गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो यही रीज़न प्रूव करके क्लास में लिख देना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो यहाँ पे पता चल गया हमको इस क्वेश्चन से कि द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, बस रिफ्लेक्सिव होगा ये। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5, बट एग्जाम्पल 5 हम थोड़ा रुक कर करेंगे। रुक कर क्यों, क्योंकि अभी हमें इक्विवेलेंस क्लास पढ़ना है। ओके, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने पर हमें इस एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। सो तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम इक्विवेलेंस क्लास करते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद ये टॉपिक आता है। अब इसमें देखना आपको ये है कि इक्विवेलेंस क्लास किसी एक एलिमेंट का होता है कोई सेट के, ठीक है। मान लेते हैं एक सेट है हमारा ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी में से किसी एक एलिमेंट को हम ए मान लेते हैं। जैसे इसकी जगह ए की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ रहा है। सो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए जो आपका होता है, अगर कोई रिलेशन होगा तो उसके पीछे उसका कोई सेट होगा, ठीक है। तो सेट से ही बनेगा आपका रिलेशन। सो ये जो ए है वो एक एलिमेंट है सेट ए का, पहली बात। अब उसका जो इक्विवेलेंस क्लास होता है उस एलिमेंट का, वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इसे रखना होता है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस दिखाने का तरीका है। ये होता किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू x इज एलिमेंट ऑफ a सच दैट आपका x कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ r। अच्छा, अब इसी की हेल्प से मान लेते हैं एक रिलेशन बनता है। r इज इक्वल टू आपका रिलेशन बन गया 1 कॉमा 1, ऐसे ही 1 कॉमा ऐसे ही 2 कॉमा 2 बन गया, 3 कॉमा 3 बन गया, 1 कॉमा 2 बन गया, 2 कॉमा 1 बन गया, ठीक है। ऐसे बन गया आपका रिलेशन। अब इस रिलेशन में आपको देखना होगा, क्योंकि x इज एलिमेंट ऑफ a दिया है, x एलिमेंट का x a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, x कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ r। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, किसका? रिलेशन का। जैसे मैंने r लिखा, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, बट उसमें a होना चाहिए y की प्लेस पे। a यानी कि जो हमने एलिमेंट चुना है। जैसे मैं बोल दूं a की जगह पे 1, ठीक है, कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास वो होगा, ठीक है, उन एलिमेंट्स का एक सेट होगा जो एलिमेंट्स उसके साथ इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे एक रिलेशन के अंदर, ठीक है। इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बनाने का मतलब क्या है? हमारे पास a की जगह पे 1 होना चाहिए। a की जगह पे 1 देखो कहाँ कहाँ है, ये 1 के पास है, 1 1 में है ना, यहाँ 2 1 में भी है, और तो कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये देखो आप x की प्लेस पे क्या क्या है। x इसीलिए वेरिएबल लिखा है क्योंकि x कैन बी मोर देन 1 एलिमेंट, ठीक है, वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा। ऐसे ही अगर होता 1 3 1 4 नहीं 5 1 होता, ठीक है, 4 1 होता, 1 हमेशा इस जगह पे होना चाहिए y के प्लेस पे, जैसे गिवन है एक्सप्रेशन में। तो अगर इस तरह से दिया होता तो वो भी एलिमेंट्स होते, ठीक है, जो इसके क्लास में आते। मतलब इक्विवेलेंस क्लास में किसी एक एलिमेंट के कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उसके साथ कुछ इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बना रहे होते हैं, एंड वो एलिमेंट होते हैं रिलेशन के, जो भी रिलेशन आपका गिवन है बनता है। नाउ फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि इक्विवेलेंस क्लास को किसी भी एलिमेंट के इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इसका क्या मतलब होता है? ये उन एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, उन एलिमेंट्स का एक सेट होता है जो एलिमेंट उस ए के साथ इस तरह का कुछ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, किसमें? एक रिलेशन के अंदर, ठीक है, इस तरह से उसके साथ रिलेटेड है एक रिलेशन के अंदर। तो बताइए आप 1, अगर हम ए की जगह 1 ले लें तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स जो है कि ए के रिलेटेड हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन बना रहा है इस तरह से। तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो बताइए कौन कौन बना रहा है? 1 and 2। तो इक्विवेलेंस क्लास जो है कि 1 का वो हो जाएगा 1, 2। 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा 1, 2। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस क्लास भी एक सेट होता है, किसका? एलिमेंट्स का। वो एलिमेंट्स आपको
सेट ए के ही मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन में भी वही एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बना है जो एलिमेंट्स ए के अंदर है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि आर मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर शुड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास जब आप किसी भी रिलेशन का फाइंड करें, किसी भी रिलेशन के अंदर से फाइंड करोगे, तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना ज़रूरी है। अब कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए, ठीक है। जैसे मैंने ए बोला था, यहाँ पे स्मॉल ए की बात की थी कि यहाँ ए का हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ ये कह रहा है कि जो ये सेट गिवन है 1 2 3, या फिर इसकी जगह कोई भी सेट गिवन हो, उसके सारे एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास होगा। ओके, जैसे हमने 1 का फाइंड किया, तो हम चलो 2 का फाइंड करते हैं। 2 का क्या होगा भाई? 2 का दूसरे कलर से करती हूँ मैं, ये देखो यहाँ 2 है इस जगह पे, 2 है इस जगह पे, है ना, और तो किसी में दिख नहीं रहा, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 2, 1। ओके, ये हो जाएगा। अब 3 का फाइंड करते हैं, बोला है ना कि हर एलिमेंट का हो सकता है, ऐसे ही 3 का फाइंड करते हैं, तो 3 का हो जाएगा, ये यहाँ पे है 3, एंड कहाँ पे है? नहीं, और कहीं नहीं है, तो बस 3 का 3 ही रहेगा। ऑलराइट, सो मतलब इसका यही है कि जो आपके पास इनिशियल सेट होता है ए, उसका हर एक एलिमेंट अपना कुछ ना कुछ इक्विवेलेंस क्लास रखता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। ओके, ये मतलब है कहने का। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 का बना लिया, 1 का क्या हो गया? 1,2, 2 का क्या हुआ? 2,1, 3 का क्या हुआ? 3, only 3. Okay, now second point is any two equivalence classes are either identical or disjoint. यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, आइडेंटिकल एक जैसे होंगे और डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसे होना। यहाँ पे 1,2 एंड 2,1 आपका सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम क्या हो रहा है? मतलब एलिमेंट्स तो एक ही जैसे हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ठीक है। तो सेम होने का मतलब उसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, ये इधर उधर हो गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि ये यहाँ पे पहले मैंने 2 लिख दिया, इससे कोई इसमें क्लास में, इक्विवेलेंस क्लास में इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये वैसे ही है। यहाँ पे 1,2 भी हम लिख सकते थे। ओके, सो अब देखो यहाँ पे कि 1,2 जो है हमारा, इट इज़ इक्वल टू ना 2,1, या फिर आप इसे 1,2 भी लिख सकते हो फिर से। सो यहाँ पे ये दिया है कि आइडेंटिकल होगा, या तो 2 इक्विवेलेंस क्लासेस जो हमारे हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या हो सकते हैं? या तो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो डिसजॉइंट हो सकते हैं। मतलब डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें इक्वल का मिल गया एग्जाम्पल, ऐसे डिसजॉइंट का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। डिसजॉइंट का एग्जाम्पल ये हो गया, जैसे कि आपने 1,2 लिया है, इज नॉट इक्वल टू 3 ना, 3 से बिल्कुल भी कोई भी एक एलिमेंट भी उसका मैच नहीं कर रहा है, एकदम मैच नहीं कर रहा है। जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उसके कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है डिसजॉइंट, एकदम अलग होना, ठीक है, या तो एकदम एक जैसा होना। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस क्लास की। नाउ थर्ड वन इज द कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। द कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ ए। मतलब कि इक्विवेलेंस क्लासेस का जब आप कलेक्शन करोगे, मतलब यूनियन करोगे उनका, तो आपको अपने आप आपका जो इनिशियल सेट है ए, वो मिल जाएगा। वो कैसे? अब करके देखो। जैसे मान लो इसे भी हमने मान लिया एक सेट हो गया, ये भी, इसे भी मान लो ये A1 हो गया, ये 1,2 है, A2 हो गया हमारा 2,1 लिखा था मैंने, तो 2,1 ही मैं लिखती हूँ। A3 हो गया 3 के बराबर। ओके, सो A1
यूनियन A2 यूनियन A3 अगर करोगे तो क्या होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, 2, 3, है ना। वही सेट आपको मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू A, है ना। यही सेट आपको मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे तो खैर लिख दिया, ये सारा एग्जाम्पल आपको बता दिए। सो ये सारी 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्या समझने के लिए, इक्विवेलेंस क्लास समझने के लिए। 3 पॉइंट्स जो हैं इनके आपको बहुत कंसीडर करके चलना है, समझ के चलना है। ऑलराइट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, एनसीईआरटी बुक में आपकी पेज नंबर 3 पे गिवन है ये। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे जो सेट है वो है z। ओके, z किस चीज़ का सेट होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, ये आप सभी को पता है। एंड द रिलेशन इज गिवन बाय दिस, r इज इक्वल टू a, b सच दैट b डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है, सच दैट, सॉरी, 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब आपको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ये आपको कैसे करना होगा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। ओके, ये तीनों चीज़ें जैसे ही हो जाती है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करोगे तो यहाँ पे लिखोगे क्लियरली R will be reflexive, क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हर एक एलिमेंट जो भी आपका सेट गिवन होता है, या यहाँ पर आपका गिवन है इंटीजर्स का सेट, तो उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अपने आप से रिलेटेड होने का मतलब है कि यहाँ पे b की जगह पे भी a होगा, यानी कि अगर हम a अगर यहाँ पे लिख दें तो दैट मीन्स 2 डिवाइड करना चाहिए किसे, 2 डिवाइड्स a माइनस a, ठीक है, ये चीज़ हो जानी चाहिए। एंड a माइनस a को डिवाइड करेगा, ओके, 0 होगा तो a माइनस a को वो डिवाइड कर देगा। अब देखिए, ये माइनस कर दोगे ना तो डिवाइड कर देगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव इंटीजर भी आप रख के देखो कि अच्छा अगर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा तो मान लो -2 हो गया, तो -2 -2, ठीक है, तब भी 0 आएगा। ओके, तब भी 0 आएगा। देन 2 डिवाइड्स 0, देन हर केस में 0 को वो डिवाइड करता है, दैट मीन्स रिलेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि क्लियरली R विल बी रिफ्लेक्सिव, है ना, एज, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसे रब कर दूं मैं पहले, R विल बी रिफ्लेक्सिव, A इज एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल A इज एलिमेंट ऑफ Z। ओके, कोई भी एलिमेंट होगा A Z का तो उसके लिए A विल बी एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। और भी तरीके से आप लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स A माइनस A, ठीक है। A इज एलिमेंट ऑफ R से ही हमें पता चल गया कि 2 डिवाइड कर रहा है किसे, A माइनस A को। आई थिंक समझ में आ गया। अब आप देखिए इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना होता है कि अगर A, B आपका एलिमेंट है R का, देन आपका B, A शुड बी एलिमेंट ऑफ R, है ना, ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। सो लेट A, B इज एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B, है ना। ये चीज़ ये बताती है A, B इज एलिमेंट ऑफ R, हमें ये बताता है कि 2 इज डिवाइडिंग A माइनस B, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट 2
2 डिवाइड्स, अब देखो उल्टा होना चाहिए ना सिमेट्रिक के लिए, ध्यान देना, a कॉमा b अगर है तो b कॉमा a शुड बी एलिमेंट ऑफ r, दैट मीन्स b माइनस a हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 2 डिवाइड्स, अब माइनस कॉमन ले लो अगर, देन b माइनस a को डिवाइड करता है, ठीक। माइनस अगर कॉमन ले तो b माइनस a हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b माइनस ए, अगर माइनस ऑफ b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है 2, देन b माइनस ए को तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर मान लो 2 डिवाइड कर रहा है -2 को, देन वो 2 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, माइनस साइन की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ अब क्या इम्प्लाई कर रही है कि b कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ r, है ना, ये चीज़ ये हमें बता रही है। देयरफॉर द गिवन रिलेशन is what is given, हाँ सिमेट्रिक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए ये चीज़ प्रूफ हो गई, नोट डाउन कर लो इसे, फिर मैं ट्रांजिटिव के लिए लिखती हूँ, फटाफट से नोट करिए। सो आई थिंक सिमेट्रिक का आपको अच्छे से समझ में आ गया, बस उल्टा करना होता है ना। अब देखो रिफ्लेक्सिव वाला मैं रब कर रही हूँ, इसका भी थोड़ा पोर्शन मैं रब कर देती हूँ। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, ट्रांजिटिव रिवाइज कर लो तब तक फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है हमें, लेट a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r एंड b कॉमा c इज एलिमेंट ऑफ r, देन आपका a कॉमा c हमें प्रूव करना होता है कि एलिमेंट है r का कि नहीं, ठीक है, ये चीज़। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r and b कॉमा c इज एलिमेंट ऑफ r। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें लेट करनी होगी। दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ आपकी इम्प्लाई क्या करेगी, आपको ये चीज़ ये इम्प्लाई करेगी कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, है ना। ऑल्सो ये चीज़ बताएगी कि 2 डिवाइड्स b माइनस c, ठीक। 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को एंड 2 डिवाइड्स b माइनस c, ये चीज़ ये इम्प्लाई करेगी। अब यहाँ पर जब 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स b माइनस c हमें दिख रहा है, तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 2 कौन से नंबर्स को डिवाइड करता है, सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये a माइनस बी यहाँ पे लिखा है, b माइनस c लिखा है, ठीक है। देयरफॉर आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो कि a माइनस बी एंड b माइनस c आर divisible by 2, so both are even, ठीक है। दोनों इवन हो जाएंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ओके। आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इफ so adding b माइनस सी, यहाँ पे लिखो a माइनस बी, पहले a माइनस बी एंड a माइनस b माइनस सी, ओके। ये दोनों चीज़ें हमें ऐड करनी होगी। एडिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी, वी गेट what we get a माइनस c which will be even, ठीक है। यहाँ पे एकदम ध्यान देना, एडिंग a माइनस बी, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, फिर 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस सी को, एंड 2 किन नंबर्स को डिवाइड करता है, 2 सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसका मतलब हमने ये निकाल लिया, इससे कंक्लूजन, ये वाला पॉइंट है, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि a माइनस बी एंड b माइनस सी आर इवन, ठीक है।
आर इवन, यहाँ पे लिखना था ना, दीज आर इवन। अब देखो ये इवन हो गया, देन आर डिविजिबल बाई 2 लिख दिया, चलो पूरा स्टेटमेंट तो है ही। a माइनस बी एंड b माइनस सी आर डिविजिबल बाई 2, सो बोथ आर इवन, मतलब कि 2 से डिविजिबल होंगे, इसका मतलब ये इवन होंगे। अब ये इवन हो गए तो आप दो नंबर्स को, दो इवन नंबर्स को ऐड करो तो क्या मिलता है। देखो मान लो मैं 2 ले लूँ एंड 8 ले लूँ, तो 8 to 10, ठीक, ये एक एग्जाम्पल मिल गया। 4 ले लो एंड 2 ले लो तो 6 मिला। तो देखो यार जो 6 है एंड 10 है, बोथ आर इवन, मतलब अगर दो इवन नंबर्स को आपस में ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स एडिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी वी गेट a माइनस सी विच विल बी इवन, ठीक है। एंड आप किनारे ब्रैकेट में, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ बट आप किनारे लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक, ये बताने के लिए कि एडिशन ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ओके, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। अब विच इज इवन हो गया, विच विल बी इवन, सो 2 डिवाइड्स a माइनस सी। अब 2 जैसे ही a माइनस सी को डिवाइड कर देता है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ क्या इम्प्लाई करने लगेगी कि आपका जो हो जाएगा a कॉमा सी विल बी एलिमेंट ऑफ r, ठीक। ये जैसे ही हो गया a कॉमा सी एलिमेंट ऑफ r, वैसे ही आप बोल दोगे, लास्ट में एकदम लिख दोगे, हेंस वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हो गया इतना, अब उसके बाद लिख दो लास्ट में, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर द गिवन रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑलराइट, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपकी पूरी। तो आई थिंक आपको ट्रांजिटिव भी समझ में आ गया, तो इसे नोट कर लो। एंड जो चीज़ मैंने लास्ट में एक लाइन नहीं लिखी है वो अपने मन से आप लोग लिख सकते हो, इतना भरोसा है मुझे। अब इसी क्वेश्चन में आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थिंग इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है, ओके, तो उस चीज़ को ध्यान से देखिए, ओके। चलो इसमें क्या है कि आप पेज नंबर 4 पे देखिएगा एनसीईआरटी के। इन एग्जाम्पल 5 नोट दैट ऑल इवन नंबर्स रिलेटेड टू 0, ठीक है, एंड उसे इसने लिख दिया है ऐसे करके 0, प्लस माइनस 2, 0, प्लस माइनस 4 एंड ऐसे करके सारे इवन नंबर्स एट्सेट्रा लाई इन आर एंड नो ऑड इंटीजर इज रिलेटेड टू 0, मतलब कि यहाँ पर 0 से रिलेटेड हैं सारे के सारे इवन इंटीजर्स, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो, पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो। 2 इवन है, ठीक है, पॉजिटिव का भी एंड नेगेटिव 2 भी, सब लिया गया है इसमें, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, तो 0 इज रिलेटेड टू इवन इंटीजर्स एंड ये कहा गया है यहाँ एग्जाम्पल में कि द गिवन रिलेशन, जो भी ये चीज़ है, ठीक, इट इज़ लाइंग इन आर में लाई कर रहा है। दैट मीन्स जो भी कंडीशन यहाँ पे गिवन है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी तो लाई कर रहा होगा, है ना। एंड नो ऑड इंटीजर इज रिलेटेड टू 0, 0 से कोई भी ऑड इंटीजर रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स 0, प्लस माइनस 1 एंड 0, प्लस माइनस 3 जैसी चीज़ें जो है कि इस रिलेशन के अंदर नहीं है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो 0 प्लस माइनस 2 ये जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, दैट मीन्स अगर आप 0, 2 ले लो एंड 0, माइनस 2 ले लो, क्योंकि ये अलग अलग है, प्लस माइनस करके खाली इंडिकेशन देने के लिए आपके लिए लिखा गया है, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, डिफरेंट। अब देखो 0, 0, माइनस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देखो कि ये चीज़ सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना। 0, -2 अगर लिखोगे तो -2 आंसर आएगा एंड वो 2 से डिविजिबल होगा। एंड यहाँ पर भी आप 0 -2 लिखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा एंड वो भी 2 से आसानी से डिविजिबल होगा, ठीक है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई कि वाई 0 इज रिलेटेड टू ऑल द इवन नंबर्स, ऑलराइट। अब देखो एंड यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, बुक में जो चीज़ लिखी हुई है उसमें ये नहीं लिखा है कि 0 इज़ रिलेटेड टू ऑल द इवन नंबर्स, लिखा हुआ है कि
नोट दैट ऑल इवन नंबर्स आर रिलेटेड टू 0 एंड मैं कह रही हूँ कि 0 इज रिलेटेड टू, है ना। तो आप बोलोगे मैम वही तो बात हुई, हमेशा बात वही नहीं होती है। हम यहाँ पे देखो सिमेट्री की जब बात करते हैं, सिमेट्रिक की, ठीक है, यहाँ पे सारी कंफ्यूजन अभी आपकी दूर हो जाएगी। सिमेट्रिक में जब बात करते हैं तो इफ़ a, b इज एलिमेंट ऑफ r, देन सिमेट्रिक होने के लिए b, a शुड बी एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ज़रूरी नहीं है हर रिलेशन में अगर a इज़ रिलेटेड टू b देन b शुड बी, b ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हो a से, ठीक है। अगर a इज़ रिलेटेड टू b देन नॉट नेसेसरी कि b इज़ रिलेटेड टू a, ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट यहाँ पे हम लोग तो उल्टा कह दे रहे हैं कि ये कह दे रहे हैं कि 0 जो है वो सारे इवन नंबर से रिलेटेड है, मैं ये बोल रही हूँ। बट बुक में लिखा है कि इवन नंबर्स सारे जो है 0 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे माजरा क्या है, ऐसा क्यों है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, बुक कुछ और बोल रही है। तो यहाँ हम उल्टा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो केस है, ठीक है, वो इक्विवेलेंस क्लास का केस हम पढ़ रहे हैं एंड इसमें जो है कि 0 हर एक इवन नंबर से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंस तो ये रिलेशन हो गया। अब इसकी भी बात अगर की जाए रिलेशन के अंदर तो ये भी सब जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड इक्विवेलेंस के अंदर आपका सिमेट्रिक भी आ गया। दैट मीन्स सिमेट्रिक भी है ये दोनों, है ना। ये जो है इवन ये दोनों या फिर आगे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलते जाएंगे वो सारे के सारे सिमेट्रिक भी होंगे। दैट मीन्स आप ये कहो कि A इज़ रिलेटेड टू B या फिर ये कह दो कि B इज़ रिलेटेड टू A, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी यहाँ पे, ठीक है। हर जगह आप ये चीज़ नहीं कह सकते हो, बस यही कह सकते हो बिकॉज आपका रिलेशन पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है कि द रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड यहाँ पे हम उन्हीं रिलेशन में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल दिए हमने, जिसमें हमने लिखा है कि 0 इज़ रिलेटेड टू इवन नंबर्स, ओके, इवन इंटीजर्स, ऑलराइट। तो आई थिंक समझ में आ गया। हर केस में आप नहीं कह सकते हो उल्टा करके कि अगर A इज़ रिलेटेड टू B देन B इज़ रिलेटेड टू A, ठीक है। अगर A B का बाप है देन नॉट नेसेसरी कि B अब A का बाप हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, हर रिलेशन में नहीं होता है। बस यहाँ मैंने इसीलिए बता दिया कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में काफ़ी लोगों को बुक में दिया तो हुआ है बट कन्फ्यूजन होगी। अब देखो नो ऑड इंटीजर इज़ रिलेटेड टू 0, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है बिकॉज आप 0 - 1 अगर करोगे देन -1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। इसी तरह से 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एंड -3 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके, इसीलिए नहीं होगा रिलेटेड ये। एंड इट विल नॉट लाई, इट डू नॉट लाई इन R, ठीक, ये नहीं लाई करता है। अब देखो सिमिलरली ऑल ऑड इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 1 एंड नो इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 1। अब इसी तरह से सारे के सारे जो ऑड इंटीजर्स होंगे आपके वो होंगे रिलेटेड 1 से, ओके, जैसे कि 1 ± 1, ± 3 ऐसे करके, ओके, इस तरह से रिलेटेड होंगे। ऐसे करके काफ़ी सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्यों होगा, बिकॉज यहाँ अगर 1 रखो एंड -1 रखो तो वो 0 आएगा, 0 इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, -1 रख देते हो, दैट मीन्स 1 रख दिया आपने A की जगह पे एंड -1 रख दिया B की जगह पे, देन -1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 2 आ जाएगा, तो 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो सारे बोला गया है कि ऑड नंबर्स के साथ रिलेटेड होगा, ऑड इंटीजर्स के साथ, एंड 0 जो है इवन के साथ रिलेटेड है। अब देखिए आगे क्या है, related to 1, therefore the set E of all even integers and the set O of all odd integers are subsets of Z satisfying the following conditions। अब देखिए यहाँ पे E even numbers का सेट ले लिया गया है इवन इंटीजर्स का, एंड O जो है कि वो ऑड इंटीजर्स का सेट ले लिया गया है। उन्हीं डिसजॉइंट सेट्स की बारी यहाँ पे आ गई जो हमने इक्विवेलेंस क्लास में बात करी थी, ओके। अब देखो क्या है, Z सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये दोनों क्या है, सबसेट्स हैं किसके, Z के। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ O आर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट मीन्स जो डिसजॉइंट आपके सबसेट्स होते हैं, ठीक है, किसके, जो आपका सेट गिवन होता है उसके जो डिसजॉइंट सबसेट्स हमारे निकलते हैं,
उनके खुद के मेंबर्स, उनके खुद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, बट ठीक है, जैसे इसके अंदर इवन होंगे तो 2, 4, 6, ठीक है, एंड ऐसे ही नेगेटिव में +-2 +-, ये सब आपस में रिलेटेड होंगे। किस रिलेशन से? गिवन रिलेशन से। ऐसे ही यहाँ पे 1, यहाँ पे +-1 एंड +-3 एंड +-5, इस तरह से ऑड इंटीजर्स होंगे यहाँ पे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपस में रिलेटेड होंगे, बट इन दोनों के मेंबर्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक, ये चीज़ इक्विवेलेंस क्लास में भी मैंने बताई थी एंड एग्जाम्पल की हेल्प से भी अब आपको पता चल गया। ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब इनका कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। ये जो है कि अपने आपस में जो है कि ये रिलेशन बना रहे हैं इस तरह का, ठीक है, आपस में ही इनके एलिमेंट्स रिलेटेड है। ऑड नंबर के एलिमेंट्स अपने आप में रिलेटेड है, इवन जो इंटीजर्स हैं उनके एलिमेंट्स अपने आप में रिलेटेड है, बट ये दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं हैं। ऑलराइट, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ एंड वाइस वर्सा। मतलब कि ई का कोई भी एलिमेंट ना ओ से रिलेटेड है एंड ओ का कोई भी एलिमेंट ई से रिलेटेड नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़, एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझ में आ रहा है। अब देखो थर्ड क्या है? ई एंड ओ आर डिसजॉइंट एंड जेड इक्वल्स टू ई यूनियन ओ। ओके, जब आप यूनियन कर दोगे इन दोनों का, ई यूनियन ओ, तब आपको z मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ऑड इंटीजर्स अगर मिल जाए एंड इवन इंटीजर्स मिल जाए, देन क्या हो जाएगा? देन आपका z आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? एंड ई एंड ओ डिसजॉइंट है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है आपस में। ऑलराइट, द सबसेट ई इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। ओके, अब यहाँ पे बात होती है इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास आप किसका फाइंड करते हो? z के किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो 0 ले लेते हैं। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे क्या है? 0 का इक्विवेलेंस क्लास वही एलिमेंट्स का सेट होगा जो एलिमेंट्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, या फिर जिन एलिमेंट्स से 0 रिलेटेड है। उल्टा कर सकते हो उसे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक वाला भी इंक्लूड होता है। तो a, b बोलो, इज एलिमेंट ऑफ r बोलो, चाहे b, a बोलो, उल्टा कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो क्या होगा? इट विल बी अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, दैट मीन्स ई जो हो जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड ई उसका जो है कि इक्विवेलेंस क्लास होगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड इज डिनोटेड बाय दिस, जैसे मैंने यहाँ पे 0 को डिनोट किया क्लोज ब्रैकेट के अंदर रख के। सिमिलरली ओ इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 एंड इट्स डिनोटेड बाय दिस। अब देखो ये जो ये होगा आपका 1 को आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखोगे, इट विल बी इक्वल टू ओ। दैट मीन्स ये जो ओ है वो क्या है? ऑड इंटीजर्स का सेट है। तो सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, 1 किससे रिलेटेड है? सभी ऑड इंटीजर्स से रिलेटेड है एंड ऑड इंटीजर्स का सेट ओ है। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये O है एंड ये 0 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत जरा भी वो करना। ये 0 है, इट इज इक्वल टू ई। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, ठीक, ब्रैकेट में लिखा है इसलिए इससे पढ़ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू ई एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू ओ। ऑलराइट, O मतलब सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड E मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो, नोट दैट इक्विवेलेंस क्लास of 0 is not equal to equivalence class of 1। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये है सेट ऑफ ऑड एंड ये है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब देखो, जो होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, उसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। ठीक है, 2 का जो मल्टीपल होता है उसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, 2n के फॉर्म में या फिर 2r के फॉर्म में। ठीक है, तो इसे e को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2r। ओके, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? एंड अगर ऑड को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो
2 का कोई भी इवन एलिमेंट आप ले लो, इवन नंबर ले लो एंड उसमें +1 कर दो तो वो ऑड बन जाता है, ये तो सभी को पता है। ठीक, 4 लोगे तो 5 बनेगा। ठीक, 5 लोगे 6 लोगे मान लो इवन है तो 7 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप -3 लेते हो एंड उसमें ऐड करते हो तो -2 बन जाता है। ठीक है, तो जब भी 1 +1 करोगे तो वो इवन में ऑड में कन्वर्ट कर देगा। ऑड में 1 प्लस करोगे तो इवन में हो जाएगा। जैसे -2 में आपने +1 किया तो -1 मिल गया, तो वो भी ऑड है। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसको लिखा जा सकता है एक और तरीके से, दैट इज 2r + 1। ठीक, आई थिंक ये भी समझ में आ गया। अब देखो, वेयर r इज एलिमेंट ऑफ z, यहाँ पे r को हम एक इंटीजर का एक, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है, एक आर्बिट्री आपने सेट ले लिया है x इन्होंने एंड r उस पर एक रिलेशन बना दिया है। अब इसके आगे फिर वही सारी चीज़ें रिपीट की हैं, बट मैं एक बार बता दूंगी जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑलराइट, इन्होंने एक सेट ले लिया है x एंड उस पर कोई रिलेशन ले लिया है r। ठीक है, दिस इज सेट एंड उस पर ये रिलेशन r है। अब देखो, बुक ओपन करो पेज नंबर 4 पे, मैं बार बार याद दिला दे रही हूँ, याद रहे। ओके, अब देखो इन्होंने ले लिया है, इन फैक्ट व्हाट वी हैव सीन अबव इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन r इन अ सेट x। मान लीजिए आप कोई भी रिलेशन ले लेते हो r एक सेट x में, मान लेते हैं कुछ भी। तो अब उन्होंने जनरल करके चीज़ें बताई हैं कि एक इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। अब वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट इस एग्जाम्पल की हेल्प से एक बार और। अब देखो इसमें लिखा है R डिवाइड्स X इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स AI। अब आप सभी को जैसे कि पता है कि एक सेट होता है, उसके अंदर हम एक रिलेशन लेते हैं। ठीक है, एंड इक्विवेलेंस क्लास वाले केस में आपने पढ़ा है कि वो जो सेट होता है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? रिलेशन R की वजह से। तो इन्होंने उस डिसजॉइंट सेट का नाम ले लिया है AI रख दिया है। ओके, AI रख दिया, कॉल्ड पार्टीशंस और सब डिविजन्स ऑफ X। ठीक है, इन्हें हम पार्टीशंस भी कह सकते हैं, इसका पार्टीशंस एक नाम लिखा है इसमें। ठीक है, या फिर सब डिविजन्स कह सकते हैं, सब डिविजन्स। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये सारे ये जो डिसजॉइंट सबसेट्स हैं आपके x के, वो उन्हें क्या क्या जो है चीज़ें फॉलो करनी है वो यहाँ पे अब लिखा है। फर्स्ट वन इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल I। अब देखो सभी I के लिए, मतलब यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं ना, कई सारे डिसजॉइंट सेट बन सकते हैं, जैसे A1 A2 A3 ऐसे बन सकते हैं। तो ये जो होंगे, A1 होगा एक सेट, A2 होगा, A3 होगा, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। ठीक है, आपस में रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से नहीं रिलेटेड हैं, आपस में जो इनके अंदर पर्टिकुलरली एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। किस रिलेशन से? जो भी आपका गिवन रिलेशन है R यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाला मत देखना, ऊपर वाले की बात खत्म हो गई है। ओके, अब देखो ऐसे वही उन्होंने जनरल एक नाम दे दिया है AI। अब देखो वो क्या करेगा, आपने इसमें पिछले केस में भी देखा है इवन और ऑड, ये दो बन गए थे आपके डिसजॉइंट से। ठीक है, तो आप इसे A1 मान सकते हो, इसे A2 मान सकते हो, बिल्कुल वही केस है और कुछ नहीं है। अब देखो सेकंड क्या है, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। अच्छा, इन्होंने AI जो है कि ले लिया, मान लिया कोई भी है, ठीक, एंड AJ ले लिया अब इसकी जगह। अब दो सेट्स इन्हें दिखाने थे, इसीलिए इन्होंने एक को AI ले लिया एंड एक को AJ ले लिया। तो इन्होंने ये बोला है कि AI का कोई भी एलिमेंट AJ के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, जी स्मॉल बनाए यहाँ पे, AJ के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक, उसी का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट्स होना। तो ये चीज़ भी आप समझ चुके हैं पिछले अभी इसी एग्जाम्पल में आपने जो क्वेश्चन किया उसमें देखा है, इवन है ऑड है, तो ये दोनों डिसजॉइंट थे, इनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं थे। आई थिंक समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब इन्होंने एक और बात कही है कि AI यूनियन, थर्ड में AI यूनियन AJ इज इक्वल टू X। ये चीज़ उन्होंने
लिखी है। तो आप देखो जो इवन इंटीजर्स थे यूनियन ऑड वॉज इक्वल टू व्हाट, जेड। इंटीजर्स था ना, इंटीजर का सेट था, तो ये इवन इंटीजर्स प्लस आपके ऑड इंटीजर्स मिला करके जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स बना रहे थे। इतनी बात समझ में आई। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बता रहा है कि जो आपका गिवन सेट है एक्स को वो कौन से सेट्स मिलके बनाएंगे, जितने भी डिसजॉइंट सेट्स में वो डिवाइड हो गया होगा। ओके वो सारे मिलकर उसे फिर से बना देंगे। ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल्स टू 5। अब देखो इवन का सेट इंटरसेक्शन ऑड का सेट, ऑड इंटीजर्स का सेट विल बी इक्वल्स टू 5 ना। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो इवन एलिमेंट्स हैं सारे एंड इसमें ऑड है। तो वैसे ही यहाँ पे जनरल एक ले लिया गया है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, जनरल वे में पढ़ना है तो ये देख लो, एग्जाम्पल देखना है तो ये देख लो। ठीक है, अब देखो I इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि वो जो सेट है डिसजॉइंट सेट, वो एक ही सेट की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। I इज़ नॉट इक्वल टू जे, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द सबसेट्स ए आई आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। जो भी आपके सेट्स होते हैं, सबसेट्स निकल के आते हैं डिसजॉइंट सबसेट्स, उन्हें इक्विवेलेंस क्लासेस हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इवन को भी जो एग्जांपल में लिया था, ये भी दोनों क्या है, इवन एंड ऑड इंटीजर्स का जो सेट है वो भी डिसजॉइंट सेट थे। ठीक है, एंड ये भी क्या थे, इक्विवेलेंस क्लासेस थे। किसके? इवन क्या था, 0 का बन रहा था एंड ये ऑड वाला 1 का बन रहा था, है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि इन्हें हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। अब देखो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज दैट वी कैन गो रिवर्स ऑल्सो। हम रिवर्स भी जा सकते हैं। अब रिवर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ सब डिविजन ऑफ द सेट जेड। अब चलो इसमें दूसरी चीज़ कंसीडर करने के लिए कह रहा है, बोल रहा है कि मैं सिर्फ कर देती हूँ, बोल रहा है कि हम रिवर्स भी जा सकते हैं। अब देखिए ये रिवर्स जाने की कोशिश कैसे कर रहा है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से, आप बुक में देख लोगे तब भी आपको समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ सब डिविजन ऑफ द सेट जेड। यहाँ पे जेड एक सेट ले लिया गया है, यानी कि इंटीजर्स का सेट गिवन बाय 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स A1 A2 A3। इन्होंने क्या किया है, A1 है, A2 है एंड A3 है। ये 3 जो है कि इन्होंने सबसेट्स बना दिए हैं, डिसजॉइंट सबसेट्स। इसको जो है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आप डिसजॉइंट सेट को जानते ही हो उसी तरह से। अब देखो क्या किया है नेक्स्ट, पहले में है कि x इज एलिमेंट ऑफ z सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ पे क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ z सच दैट x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, एंड यहाँ पे क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ z सच दैट x माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सभी को पता है। ठीक है, तो इसे अगर आप लिखना चाहो किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो लिख सकते हो। इनको क्या किया है, इन सभी सेट्स को पहले इसने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, उल्टा चल रहा है अभी ये। तो पहले तो इसने एक सेट ले लिया, डिसजॉइंट सेट सबसेट्स में उसे डिवाइड कर दिया। अब इससे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तब तो कुछ आगे हमें समझ में आएगा। ओके, सो आप इसको क्या लिख सकते हो कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं आपको पता है। आप 0 भी लिख सकते हो, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा एंड इधर पीछे आ जाएगा -3 -6, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक, पीछे भी ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आप x में से 1 माइनस कर दो तो वो चीज़ जो है कि मल्टीपल ऑफ 3 होगी। ठीक, अब वो चीज़ हम कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ अगर हम ऐसे कर दें कि जो आपका ये जो x लिखा है उसमें हम 1 ऐड कर दें। ठीक है, वो नंबर्स हम x की प्लेस पे वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब हम -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सूटेबल आंसर आएगा। ऑलराइट, सो
अब देखो x माइनस 1 इज एलिमेंट ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं 1, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, 0 में 1 प्लस करते जाओ, ठीक है। 1 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा फिर। एंड यहाँ पे -3 में आप अगर +1 कर दोगे तो इट विल बी -2, एंड -6 में -7, एंड ये पीछे और आता जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई सबको? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक। ऐसे ही आप x माइनस 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 प्लस कर दो 2 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस कर दो इट विल बी 5, 6 + 2 8, एंड आगे बढ़ते जाओ। एंड फिर पीछे जो है कि -3 में आपको +2 करना है तो इट विल बी -1, एंड अगेन -3 तो हो गया, -6 में आप +2 कर दो तो -4 आपका हो जाएगा, ओके। एंड पीछे ऐसे ही चलते जाओ, ठीक है। तो आप देखो आपके सूटेबल आंसर्स आपको मिल रहे हैं। x यहाँ पे क्या है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको x मल्टीपल ऑफ 3 जो है कि मिल रहा है, इसका हर एक एलिमेंट आपको मिल रहा है एज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, अब यहाँ x माइनस 1 जो है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो x में से माइनस करोगे 1 तो वो चीज़ जो है कि यहाँ पे आनी चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको x में पहले एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तब आप उसमें -1 करोगे तभी तो पता चल पाएगा ना, x माइनस 1, ठीक। यानी कि इसमें से यहाँ पे तो जो रहेंगे वो सारे के सारे x ही रहेंगे ना, तो x ऐसा लो जिसमें माइनस कर दो 1 को, तब मल्टीपल ऑफ 3 मिले। यानी कि अब देखो 1 में से 1 माइनस कर दिया तो 0 आएगा, 4 में 1 माइनस किया तो 3 आएगा, तो मतलब यही सेट आपको फिर से मिल जाएगा, है ना, 1 माइनस करने के बाद। ऐसे ही इसमें से 2 माइनस करने के बाद आपको यही सेट फिर से मिल जाएगा, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा फिर से। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें वो दिया हुआ है रिलेशन, r इज़ इक्वल टू, रिलेशन में नोट डाउन कर लेती हूँ, a, b सच दैट 3 डिवाइड्स a माइनस b। अब 3 क्या कर रहा है, वो a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये है आपका रिलेशन, तो ये जो है कि आपस में रिलेटेड होंगे, ओके। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे -3 एंड -0 अगर करो, दो एलिमेंट्स इसमें से ले लो, -3 -0 करो तो -3 से डिविजिबल होगा 3, ओके, 3 से डिविजिबल होगा -3, ये चीज़ अंडरस्टूड है। ऐसे ही -2 लो एंड -1 लो तो -3 आएगा, ठीक है। -1 नहीं यहाँ पे ले रहे हैं हम, मतलब ये बीच वाला माइनस में बात कर रही हूँ। -2 ले लो a की जगह पर एंड फिर माइनस कर दो b की जगह पर 1 लेकर, तो -3 मिलेगा, है ना। तो 3 इज़ डिविजिबल बाय -3, ठीक, मतलब -3 जो है कि डिविजिबल है 3 से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे -1 है तो -1 a की जगह पे ले लो एंड -2 कर लो, तो ये यहाँ भी -3 आ रहा है। इसी तरह से आप जो भी एलिमेंट लेना चाहो ले लो, वो सब जो है कि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे अलग अलग, आपस में ये रिलेशन को, गिवन रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ओके। तो अब देखो जो है इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, ठीक है। A1 किसका इक्विवेलेंस क्लास होगा, A2 किसका इक्विवेलेंस क्लास होगा, एंड A3 किसका इक्विवेलेंस क्लास होगा, ओके। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ व्हाट, किसका इक्विवेलेंस क्लास। देखो अगर हम 0 से रिलेट करें सारे इसके एलिमेंट्स को तो हम पाएंगे कि 0 -3, 0 -6, 0 -3 मतलब 0 + 3, ठीक है। तो ऐसा करने से सारे के सारा जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, दैट रिजल्ट इज जो है कि डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये जो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो होंगे 0 जो है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं A1 में उनसे रिलेटेड होगा,
कंफर्म है ये चीज़, अपने आप से भी रिलेटेड होगा। अब देखो A2 की बात करें अगर, तो A2 किससे रिलेटेड होगा भाई? A2 की बात करिए, A2 किससे रिलेटेड होगा? A2 अगर 1 को रिलेट करो हर एक A2 के मेंबर से, तो 1 माइनस 4, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो, या फिर 4 माइनस 1 भी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा करने की बात आती ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R एंड B कॉमा A इज एलिमेंट ऑफ R। यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। ओके, तो उल्टा कर सकते हो, सिमेट्रिक है, ठीक है। देखो अब देखो 1 है, 1 4, 1 7, ऐसे ही 1 माइनस 2, ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे एंड इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स A2 जो है कि वो 1 का जो है हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास, मतलब कि हर एक एलिमेंट A2 का 1 से रिलेटेड है। किस रिलेशन के द्वारा रिलेटेड है? इस रिलेशन से रिलेटेड है, जो भी रिलेशन आपका गिवन है। अब देखो इसी तरह से आप A3 को भी चेक कर लो, तो A3 विल बी रिलेटेड टू A3 जो है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A3 जो है कि रिलेटेड होगा 2 से, ठीक है। 2 जो है, 2 में आप माइनस करो 5 तो आपको -3 मिलता है, ये रिलेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 डिवाइड्स -3, ओके। ऐसे ही 2 माइनस 8 होगा तो -6 आएगा, तो 3 डिवाइड्स -6, ठीक। ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए A1 को आप इस तरह से लिख सकते हो, एक और तरीके से लिख सकते हो। A1 आपका क्या है? पूरा का पूरा सेट है जो मल्टीपल है किसका? 3 का मल्टीपल है ना। तो 3R करके लिख सकते हो इसे। एंड इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अब देखो A2 इज ऑल्सो अ डिसजॉइंट सेट। इसे कैसे लिख सकते हो? आपने क्या किया है? मल्टीपल ऑफ 3 में 1 ऐड कर दिया है ना। 0 में 1 किया ऐड, 3 में 1 किया ऐड, 6 में 1 किया ऐड, तो 3R+1 हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड ऐसे ही A3 जो है उसमें हम क्या करेंगे कि हमने हर एक एलिमेंट में 0 में 2 ऐड किया है, 3 में 2 ऐड किया है, तब 5 मिला है, 6 में 2 ऐड किया है, ठीक है। हर एक एलिमेंट में 2 ऐड किया, तो हर एक एलिमेंट तो 3R से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 3R में प्लस कर देंगे 2, ठीक है। तो सारे इसके नंबर्स निकल आएंगे, मतलब एक जनरल टर्म हो गया हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो हमने क्या किया? पहले डिसजॉइंट सेट निकाले, डिसजॉइंट सेट से हमने देखा क्या क्या जो है कि एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, फिर वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं ये सारे डिसजॉइंट सेट्स, तो हम देखते हैं कि ये इसमें ये जो सेट है वो किसका जो है कि इक्विवेलेंस क्लास है, किस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास है। तो एक तरह से उल्टा ही करना हो गया ना ये। तो हर एक का देख लिया, 0 का, 1 का एंड 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकल आया, एंड हमने इस सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया लास्ट में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस यहाँ पे फिनिश हो गया है। ऑलराइट, सो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 6th क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 6 पे आइए, पेज नंबर 4 है ये। इसमें है लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड इन द सेट। सेट यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। जिसे जिसे आ रहा है मैं तो बोलती हूँ आप लोग साथ में करते चलो, इज़ नो प्रॉब्लम। जिसे जिसे आ रहा है समझ में पहले से आ गया है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स है ना कि आप आराम से कर सकते हो। 5th वाले में हाँ थोड़ा सा था, समझने वाला था कि एग्जैक्टली क्या है। आपको किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा, कंफ्यूज करता है वो, इसीलिए मैंने 5th वाले में इतना टाइम लिया। नाउ 6 में देखो, ए सेट दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है? R इज इक्वल टू AB, A कॉमा B। अब इसमें दिया है बोथ A एंड B, both A and B are either odd or even. Alright, so
यहाँ पे देख लीजिए इस चीज़ को। अब लिखा है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको आपको खुद शो करना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन करना सबको आ गया आई थिंक। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक, तीनों चीज़ें बस प्रूव करनी होती है, तो खुद इसको ट्राई कर लो, हो जाएगा। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7। अब एक ये सबसेट है, इसे मैं A1 दे देती हूँ नाम। सबसेट है 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट A2 दे देती हूँ नाम, इक्वल्स टू 2 4 6 2 4 6 are related to each other, but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of subset 2 4 6. Okay, so first of all आपको क्या करना होगा, इससे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा। ठीक, ये है कि नहीं है, शो करना है एग्जैक्टली तो शो करना है तो मतलब ये होगा, आंसर आप उसमें आएगा, बस आपको दिखाना है कि ये कैसे है। नाउ अब देखो इसमें दिया है कि एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो यहाँ पे आपको क्या है, A1 इज योर एक आपका सबसेट है किसका, A का, एंड A2 किसका सबसेट है, A2 BC का सबसेट है। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6। आप जब इन दोनों का क्या करोगे, यूनियन बनाओगे, A1 यूनियन A2, देन व्हाट यू विल गेट A। ठीक है, A आपको मिल जाएगा। तो वही डिसजॉइंट वाली कहानी यहाँ पे आ गई कि एक भी एलिमेंट आपस में नहीं सिमिलर नहीं है, एंड ये क्या कर रहा है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, A बना रहे हैं। एग्जैक्टली क्या है, ये इसका पार्टीशन है, एक पार्ट है। नाउ अब ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि ये जो डिसजॉइंट सेट्स मिले हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, ये अपने एलिमेंट से एंड ये अपने एलिमेंट से। सो हाउ इट इज हैपनिंग, यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन ए बी इज सच दैट ए एंड बी बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। ठीक है, तो दोनों या तो ऑड होंगे, दोनों या तो इवन होंगे, मतलब दोनों के दोनों को या ऑड होना है, ये नहीं कि एक ऑड एक इवन, नहीं, अगर एक ऑड है दूसरा भी ऑड होगा, एक इवन है दूसरा भी इवन होगा, लाइक दैट ओनली। सो आपको देखना होगा इसमें 1 3 ले सकते हो, 3 5 ले सकते हो। इसमें क्या है, सारे के सारे जितने भी सेट से निकाल कर हमने ऑड एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, वो सारे इसमें रखे हैं, एंड इसमें हमने इवन रखे हैं। तो अगर इसके किसी भी दो एलिमेंट को ले लो A एंड B की जगह, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रखे जाएं तो दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ अगर इसमें रखे जाएं तो इसके भी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ठीक है, किस रिलेशन से, कि A एंड B या तो ऑड होगा, अगर इसके लोगे तो ये ऑड हो जाएंगे, अगर इसके लोगे तो इवन हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज it is related to each other and all the elements of the subset 2 4 6 are related to each other, but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। अब इसका प्रूफ कैसे मैं दूं कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब इसके किसी उससे, ये तो डिसजॉइंट है ये तो पता है, बट इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लो हम A B की जगह ले लेते हैं 1 एंड इसका ले लेते हैं 2, तो इसका एक एलिमेंट ले लिया एंड इसका एक एलिमेंट ले लिया, तो 1 एंड 2 जो होगा क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या ये दोनों या तो ऑड है या तो इवन है? नहीं, एक ऑड है एक इवन है ना, ऐसे है। तो दोनों को या तो ऑड होना है या तो इवन होना है ना, तो कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड हियर। ठीक है, सो कंडीशन नहीं फुलफिल होगी किसी भी केस में, चाहे 3 ले लो, 2 ले लो, चाहे 5 ले लो, 4 ले लो, मतलब हर केस में एक ऑड एक इवन आना ही है, जबकि रिलेशन में गिवन है कि दोनों ऑड या तो दोनों इवन होने चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होने वाले हैं। ऑलराइट, बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट दिस इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6 वॉट एवर इज गिवन। ठीक है, सो उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से आप लोग। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बहुत ही छोटी सी चीज़ है,
आनी चाहिए सभी को। ओके, सो देख लो, अगर हम एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन है यहाँ पे। तो अगर आप कोई रिलेशन ले लेते हो एक, ठीक, वो किसी ना किसी सेट पे डिफाइंड होगा, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने बस यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है आर, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके 2,4, 4,3, 6,2 एंड 8,1. Okay, so if we have to find inverse of this relation, then in inverse of a relation क्या होता है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है x, y, वो टर्न हो जाता है किसमें, y की जगह पे x एंड x की जगह पे y, दैट मीन्स y, x हो जाता है। दैट मीन्स बस वही ऑर्डर्ड पेयर आपका पलट जाएगा, x की जगह पे y एंड y की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं r का इन्वर्स लिखना चाहूँ ये ऊपर वाले रिलेशन का, देन इट विल बी 4, 2, 3, 4, 2, 6 एंड 1, 8, ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में दिया होता है, ठीक, कहीं कहीं नहीं दिया होता है बुक्स में, बट ये एक छोटा सा टॉपिक है तो इसे समझ लोगे तो अच्छा होगा। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो बिना हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।